हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिक का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले स्टेटमेंट, सेंटेंस, ओपन सेंटेंस के बारे में स्टडी किया और फिर उसके बाद जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं यानी कि सिंपल से कंपाउंड स्टेटमेंट में जाने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसमें हमने कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन को स्टडी किया था। तो अब इस लेक्चर में हम हमारे जो बाकी के जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनको स्टडी करने वाले हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे हमारा जो थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स है क्या है, तो वो थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन और उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल। तो चलो सिंपल सी बात है कि जैसे भी हमारे पास स्टेटमेंट P है और स्टेटमेंट Q है, ओके ना, तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट P है सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल Q भी A भी सिंपल स्टेटमेंट है। सो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए अगर हमने क्या किया, इफ P देन, यानी कि हमने क्या किया, इफ एंड देन का यूज किया। तो इस तरह से अगर आप सिंपल स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए इफ एंड देन का यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, क्या है, इफ समथिंग समथिंग देन समथिंग समथिंग, इस इफ एंड देन का हमने क्या किया, यूज किया, ओके ना। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें, सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है P एम्प्लाइज Q, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लाइज या फिर P कंडीशनल Q। तो ये जो सिंबल है इसकी जगह हम क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। सो P एम्प्लाइज Q या फिर P कंडीशनल Q सिंबल आप ऐसा यूज कर सकते हो या फिर ऐसा यूज कर सकते हो। तो इम्प्लीकेशन है, ये जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि कौन से वर्ड्स यहाँ पे यूज किए, इफ यूज किया जाता है, देन यूज किया जाता है, ओके ना, या फिर सीधा ऐसे भी यूज किया जाता है, P एम्प्लाइज Q, ओके ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज वर्ड आ गया तो ये क्या है, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो चलो सबसे पहले आपके कंपाउंड स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिक चीज क्या है, इफ देन हो सकता है या फिर इम्प्लाइज हो सकता है। तो अगर इस तरह के वर्ड होंगे तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो उसका सिंबल क्या है हमने देखा और उसे रीड कैसे करना है ये भी हमने देखा, P एम्प्लाइज Q या फिर P कंडीशनल Q। अब इसका जो ट्रूथ टेबल होता है इसके बारे में हमें स्टडी करना है, ट्रूथ टेबल। चलो क्या होता है ट्रूथ टेबल, आपको पता है, ऐसा टेबल जिसमें क्या है, जिसमें ट्रूथ वैल्यूज की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, sequence is bounded, then it is convergent, then it is convergent। तो चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा इफ आया है समथिंग समथिंग, देन आया है समथिंग समथिंग। तो आपको सिंपल जानना है, इफ के बाद जो भी आपका स्टेटमेंट है इसे आपको क्या बोलना है, P बोलना है, और देन के बाद जो आपका स्टेटमेंट है इसे क्या बोलना है, Q बोलना है। तो ये आपका एग्जांपल जो है कौन से फॉर्म में है, वर्बल फॉर्म में। इससे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, आप पहले P को डिफाइन करोगे, P क्या होगा आपका, सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये आपका क्या आ गया, P आ गया। चलो, और Q स्टेटमेंट आपका क्या होगा, इट इज कॉन्वर्जेंट, इट मतलब कौन, सीक्वेंस। तो यहाँ पे Q स्टेटमेंट क्या होगा, सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, ओके ना। चलो इस तरह से आपने P स्टेटमेंट लिया, Q स्टेटमेंट लिया, Q स्टेटमेंट आप यहाँ पे इट यूज ना करें, इट क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया है, सीक्वेंस के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इज सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। तो सबसे पहले P आपको मिल गया, Q आपको मिल गया, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे P है एंड देन है, मतलब क्या है, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है या फिर इम्प्लीकेशनल स्टेटमेंट है। तो आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म P
एम्प्लाइज क्यू, ये आपका क्या है, पैटर्न है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्बल से सिंबॉलिक लिख सकते हो। तो चलो यहाँ पे आपको अगर ऐसा दिया सीक्वेंस इज बाउंडेड, सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, और आपको बोला पी एम्प्लाइज क्यू लिखो, तो आप कैसे लिख सकते हो, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कॉन्वर्जेंट। या फिर आपको पी एम्प्लाइज क्यू वर्बल फॉर्म में अगर लिखना है, वर्बल फॉर्म, नया क्वेश्चन है एचएस, देखो आपको पी दिया है, क्यू दिया है, और आपको क्या लिखना है, पी एम्प्लाइज क्यू लिखना है। तो सीधा आप ऐसा, ये भी उसका आंसर होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सीक्वेंस इज बाउंडेड एम्प्लाइज इट इज कॉन्वर्जेंट। इस तरह से अगर आपने लिखा तो भी आपको यहाँ पे एम्प्लॉय जो वर्ड है ये आपको क्या करेगा, इम्प्लीकेशन देगा। तो इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो हमें ऐसे लिखना होगा। अगर आपको ऐसा दिया है और इसे आपको वर्बल में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ओके ना। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया सिंबॉलिक टू वर्बल एंड वर्बल टू सिंबॉलिक। तो अब हमें क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। तो आपको पता है आपका जो पी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। आपका क्यू स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो पी के लिए कितने चॉइसेस है, 2, क्यू के लिए कितने चॉइसेस है, 2, टोटल स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2। तो टोटल चॉइसेस कितने हो गए, 2 मतलब 4 चॉइसेस। तो यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, और यस हमारा क्या होगा, पी एम्प्लाइज क्यू या फिर पी कंडीशनल क्यू। तो P ट्रू हो सकता है, Q भी ट्रू हो सकता है, P ट्रू हो सकता है, Q फॉल्स हो सकता है, P फॉल्स हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है, और P फॉल्स हो सकता है, Q भी फॉल्स हो सकता है। इसके अलावा हमें कुछ और चॉइसेस नहीं मिलने वाले। तो यहाँ से हमने टेबल को क्या किया, फॉर्म किया। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो कि अगर यस इज इक्वल टू पी एम्प्लाइज क्यू है तो आपको कंडीशन को अच्छे से याद रखना होगा। चलो कंडीशन क्या है, सबसे जरूरी बात आपको यहाँ पे कंडीशन है। और जो हम 5 लॉजिकल कनेक्टिव स्टडी करने वाले हैं उसमें से सबसे हार्ड जो है वो इम्प्लीकेशन है, और सबसे ज़्यादा वैरायटी जो आती है वो भी इम्प्लीकेशन में ही आती है। तो आपको पहले अच्छे से समझना होगा कि आपको करना क्या है। इम्प्लीकेशन क्रिटिकल क्यों है, यहाँ पे वैरायटी क्यों है, यहाँ पे कैटेगरीज क्यों है, ये आपको समझना होगा। तो चलो ट्रूथ टेबल की, पी एम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल एकदम बताना सिंपल है। यहाँ पे देखो पी क्या है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एम्प्लाइज क्यू आपका क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट एम्प्लाइज सेकेंड, इस तरह से। तो ये जो पी पार्ट होता है ना, तो इस पी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। या फिर उसके लिए एक और वर्ड है एंटीसीडेंट। क्या है, एंटीसीडेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है पी एम्प्लाइज क्यू में जो पी होता है उसे हम हाइपोथेसिस बोल सकते हैं या फिर एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। और जो क्यू पार्ट होता है मतलब सेकेंड पार्ट, पी एम्प्लाइज क्यू मतलब क्यू क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस। चलो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पी एम्प्लाइज क्यू में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम हाइपोथेसिस या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, और क्यू जो होता है उसे हम कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पी मतलब फर्स्ट, क्यू मतलब सेकेंड, पी मतलब हाइपोथेसिस या फिर एंटीसीडेंट, क्यू मतलब कॉन्सिक्वेंस और कंक्लूजन। तो पी एम्प्लाइज क्यू, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, इसके लिए आपको अच्छे से याद रखना होगा। फर्स्ट ट्रू, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, और फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इस कंडीशन को आपको अच्छे से क्या करना होगा, याद रखना होगा। फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट मतलब कौन, पी, ट्रू होना चाहिए। सेकेंड फॉल्स मतलब क्यू, फॉल्स होना चाहिए। तभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नहीं तो बाकी सारे ऑप्शंस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो चलो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू है, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, पी फर्स्ट है, क्यू सेकेंड है। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब बाकी सभी ऑप्शंस में क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन अच्छे से याद रखो, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ओके ना। तो आपका यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिया, फर्स्ट लिया पी, सेकेंड लिया क्यू
और यस मैंने Q एम्प्लाइज P लिया। तो अगर Q एम्प्लाइज P लिया इसका मतलब फर्स्ट कौन बना, Q बना, सेकेंड कौन बना, P बना। तो ये आपका अब क्या बना, हाइपोथेसिस बना या फिर एंटीसीडेंट बना। और अब P आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा या फिर कॉन्सिक्वेंस होगा। तो चलो देखो इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा। इसकी चॉइसेस अब आपके याद आ चुकी होंगे, किस तरह से हमें चॉइसेस लेने होते हैं। तो इसी तरह से हम हर वक्त क्या लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं। तो यहाँ पे आपके चॉइसेस आ गए फॉल्स एंड फॉल्स। तो चलो अब सेम कंडीशन है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट कौन है यहाँ पे अब Q है, एंड सेकेंड फॉल्स, मतलब यहाँ पे सेकेंड कौन है, P है। तो अब हमें ऐसा लिखना होगा, फर्स्ट A है, सेकेंड है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गए, टी टी एफ टी, इस तरह से आ गए। तो अगर आप P एम्प्लाइज Q का कॉलम देखोगे, T F T T, एंड Q एम्प्लाइज P का कॉलम देखोगे तो T T F T। इसका मतलब यहाँ पे F है, यहाँ पे T है सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे T है, और यहाँ पे क्या है, F है। मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होगा, P एम्प्लाइज Q जो है वो Q एम्प्लाइज P जितना नहीं है। तो ये आपको अच्छे समझना होगा। इसी वजह से आपके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो गलत आ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, इसे आप अच्छे से याद रखो। P एम्प्लाइज Q, अगर एम्प्लाइज आप लिखते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट P होगा, सेकेंड स्टेटमेंट Q होगा। अगर आपने Q एम्प्लाइज P लिखा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका Q होगा, सेकेंड स्टेटमेंट आपका P होगा। तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो यहाँ पे पहले आपको Q देखना होगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कौन है, P है, तो आपको पहले P को देखना, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, सेकेंड फॉल्स होना चाहिए, तभी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर फर्स्ट सेकेंड आप इंटरचेंज करते हो तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये जो कंडीशन है इसे आप अच्छे से याद रख लो। तो इस तरह से आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको वर्बल टू सिंबॉलिक में कैसे लिखना है, सिंबॉलिक टू वर्बल में कैसे लिखना है, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ बेसिक चीज़ें ये भी पता चली कि P एम्प्लाइज Q जो होता है वो Q एम्प्लाइज P जितना नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ और बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि इम्प्लीकेशन का आर्टिकल जो है इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो चलो हमने आइडेंटिफाई किया, इफ समथिंग समथिंग, इफ P देन Q, इसका मतलब भी क्या होता है, P एम्प्लाइज Q। अगर P एम्प्लाइज Q ऐसे लिखा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, P एम्प्लाइज Q। आप वर्ड को ऑब्जर्व करो, देखो ये आपका फर्स्ट चॉइस है। जैसे हम कंजंक्शन में हमने देखा कि एंड की जगह बट आ सकता है, और डिसजंक्शन में भी हमने देखा कि और की जगह आइदर और आ सकता है। तो ये जो पैरेलल वर्ड्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, ये कौन सा कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज किया है ये समझने के लिए आपको सभी पैरेलल वर्ड्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन से पैरेलल वर्ड्स आते हैं, इफ P देन Q इस टाइप का आता है, P एम्प्लाइज Q आता है, या फिर P इज नेसेसरी फॉर Q, इसका मतलब भी क्या है, P एम्प्लाइज Q। ओके, अब यहाँ पे अच्छे से देखो, Q इज सफिशिएंट फॉर P, Q इज सफिशिएंट, मतलब इज सफिशिएंट फॉर, ऐसा अगर आपको वर्ड दिया है तो इज के पहले जो स्टेटमेंट होगा ये आपका Q होगा, और फॉर के बाद में जो स्टेटमेंट होगा वो आपका P होगा। लेकिन इसका Q इज सफिशिएंट फॉर P का मतलब भी क्या है, P एम्प्लाइज Q ही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये जो वर्ड्स है आपको P एंड Q के डिसाइडेशन में हेल्प करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम P एंड Q क्यों डिसाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा है, इसके ऊपर P एम्प्लाइज Q की वैल्यू डिपेंड होती है। तो यहाँ पे P एंड Q कौन है ये हमें जानना होगा। जैसे हमने देखा इफ के बाद P आएगा, देन के बाद Q आएगा, मतलब P एम्प्लाइज Q, P एम्प्लाइज Q यहाँ पे आएगा,
P इज मतलब इज नेसेसरी फॉर ऐसा वर्ड यूज किया है तो उससे पहले जो होगा वो P होगा, बाद में जो होगा वो Q होगा। मीनिंग क्या है? P implies Q। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इज सफिशिएंट फॉर ऐसे दे बोला है तो पहले Q होगा बाद में P होगा। मीनिंग तो क्या होगा? P implies Q। तो अगर आपने इसे समझा नहीं अच्छे से तो इज सफिशिएंट फॉर ऐसा आएगा और आपने इसे P बोला, इसे Q बोला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इज सफिशिएंट फॉर अगर इस वर्ड को आप अच्छे से लोगे तो आपको पता चलेगा कि Q पहला जो होता है स्टेटमेंट वो Q होगा और बाद में P होगा। मीनिंग क्या होगा? P implies Q। तो अब देखो 5th नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो और कौन से वर्ड आते हैं? P only if Q, P only if Q, इसका मतलब भी क्या है? P implies Q। P Q if P, Q if P, लेकिन अगर सिर्फ if है तो if के पहले P नहीं होगा तो क्या होगा? Q होगा और बाद में P होगा। उसका मीनिंग क्या है? P implies Q। और एक वर्ड है यहाँ पे Q follows from, P follows Q, इसका मतलब भी क्या है? P implies Q। एंड और एक वर्ड है Q follow from, फॉलोज आया तो पहले P होगा बाद में Q होगा, लेकिन फॉलो फ्रॉम होगा तो पहले Q होगा और बाद में P होगा। मीनिंग क्या है? P implies Q। तो ये सभी P implies Q मेंशन करते हैं, लेकिन वर्ड्स क्या है? वर्ड्स अलग अलग है। सिर्फ वर्ड्स अलग अलग नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी चेंज होता है। तो जहाँ पे Q पहले आता है ना वो क्रिटिकली आपको याद रखना है, जैसे इज सफिशिएंट फॉर, जैसे इफ, जैसे फॉलोज फ्रॉम। तो ये जो 3 टाइप से आप इसे अच्छे से याद कर लोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्रॉब्लम ए है कि P implies Q इज नॉट इक्वल टू Q implies P है, इसीलिए फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है ये बहुत मैटर करता है। तो इज सफिशिएंट फॉर अगर होगा तो जो इज के पहले होगा वो Q लेना है और फॉर के बाद जो लेना है वो P लेना है और वो क्या होगा? P implies Q होगा। Q if P होगा तो if के पहले Q होगा बाद में P होगा। एंड Q follows from P, इसका मतलब follows from अगर होगा तो उसके पहले का स्टेटमेंट Q होगा और बाद में का P होगा। तो ये जो बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझनी होंगी। तो अब आप क्या कर सकते हो? P implies Q को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये पैरेलल वर्ड्स को भी आपको याद रखना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो है बाई कंडीशनल, मतलब 4 लॉजिकल कनेक्टिव जो है हमारा क्या है? बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो चलो जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है? जो वर्ड्स होते हैं पहले उन वर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? इंडिया विन द मैच, India win the match if and only if Virat hits a century। चलो सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। क्या है? इंडिया विन द मैच, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? विराट हिट्स अ सेंचुरी, आपका सेकेंड स्टेटमेंट से। और 2 सिंपल स्टेटमेंट आपने कैसे कनेक्ट किए हैं? इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट किए। तो यहाँ ये जो एग्जांपल है इसको मैं क्या कर सकता हूँ? सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरा पहला स्टेटमेंट P क्या होगा? देखो, इंडिया विन द मैच, इंडिया विन द मैच। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? विराट हिट्स अ सेंचुरी।
चलो आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पे है, सिंपल पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, और दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया है वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ ये जो वर्ड होता है ये क्या इंप्लाइज करता है, बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन को इंप्लाइज करता है। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आपका पी क्यू, एंड डबल इंप्लाइज का नोटेशन क्या होता है इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो पी डबल एम्प्लाइज क्यू। तो आपको पता चल गया कि बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है कौन सा वर्ड, इफ एंड ओनली इफ। अगर ये जो वर्ड है इससे दो स्टेटमेंट कनेक्ट किए होते हैं या फिर कंबाइन किए होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन। तो इस तरह से ऑब्जर्व करने के बाद आपको कनेक्टिव्स का पता चलेगा, उसके बाद आप उसे सिंपली क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। सिंबॉलिक अगर आपको स्टेटमेंट दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसे वर्बल फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो चलो यहां पे अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल को स्टडी करेंगे, ओके ना। तो क्या है इसका ट्रूथ टेबल, हमें पता है पी क्यू और यस क्या होगा यहाँ पे, पी डबल एम्प्लाइज क्यू। ओके चलो, तो हमें पता है फर्स्ट ट्रू होगा, सेकेंड ट्रू होगा, फर्स्ट ट्रू होगा, सेकेंड फॉल्स होगा, फर्स्ट फॉल्स होगा, सेकेंड ट्रू होगा, फर्स्ट फॉल्स होगा, सेकेंड भी फॉल्स होगा। इसके अलावा हमें दो स्टेटमेंट के लिए चॉइसेस नहीं मिलने वाले, ओके ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छे से देखो, इसकी कंडीशन आपको पता होनी जरूरी है। सिंपल कंडीशन है, क्या है इसकी कंडीशन, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम देन ट्रू, both are same then true otherwise false। क्या कंडीशन है, both are true then true otherwise, both are same then true otherwise false। तो both सेम होने चाहिए, टी टी क्या आएगा, टी आएगा, टी यप सेम नहीं है, यप टी सेम नहीं है, यप यप सेम है मतलब टी, तो बाकी के क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए, तो इन कंडीशंस को आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल के लिए क्या है कंडीशन, बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दोनों सेम होने चाहिए, चाहे दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, टी आएगा। अगर दोनों मिसमैच है, सेम नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, पी डबल इंप्लाइज क्यू, ओके ना, ऐसे रीड कर सकते हैं, या फिर P बाय कंडीशनल Q, इस तरह से भी इसे रीड किया जाता है। तो आपको ये भी बेसिक चीज है, इसे भी अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा कि हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, तो वर्बल टू सिंबॉलिक हो गया, सिंबॉलिक टू वर्बल हो गया, उसका ट्रूथ टेबल की आपके पास क्या आ गई, कंडीशन भी आ गई। तो यहाँ पे अब डबल इंप्लीकेशन में हमें एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इफ एंड ओनली इफ की जगह इसके इंस्टेड ऑफ कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। देखो हम कॉम्पिटिटिव के लिए जब भी स्टडी करते हैं तो बोर्ड के लिए आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में आप जाओगे ना तो आपको क्या होगा, सभी जो पैरेलल वर्ड्स होते हैं उनका पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो आपने स्टडी किए वही आ जाए, ओके ना। तो आपको सभी पैरेलल वर्ड्स जो है वो पता होने चाहिए। तो बाय कंडीशनल के लिए हमें पता है कि इफ एंड ओनली इफ मेजरली यूज किया जाता है। तो अगर इफ एंड ओनली इफ यूज नहीं किया है तो इसके अलावा दूसरा कौन सा वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए जाते हैं फॉर द इंडिकेशंस ऑफ द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट्स। तो कौन से वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर। तो ये जो पूरा वर्ड है ना ये यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। इसका मतलब क्या है, इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर मतलब क्या है, P डबल एम्प्लाइज Q, इस तरह से, ओके। और एक वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, P एम्प्लाइज, P एम्प्लाइज एंड एम्प्लॉयड बाय। देखो क्या है, एम्प्लाइज एंड एम्प्लॉयड बाय Q, इसका मतलब भी क्या है, P डबल एम्प्लाइज Q। तो इफ एंड ओनली इफ के अलावा जगह पे इंस्टेड ऑफ इफ एंड ओनली इफ
इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर और इम्प्लाइज एंड एम्प्लॉयड बाय, इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी यूज किया जाता है। ये तीनों भी क्या इम्प्लाइज क्या डिटेक्ट करते हैं, बाय कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हमें इसे अच्छे से देखना होगा। तो ये आपका फोर्थ ऑपरेशन था, फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स था, वो यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब लास्ट जो आपका ऑपरेशन है या फिर लास्ट आपका जो ऑप्शन है लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वो है निगेशन। ओके, सो फिफ्थ नंबर का जो है वो क्या है, निगेशन। ओके, तो निगेशन क्या होता है, चलो मैंने कोई भी एक स्टेटमेंट ले लिया, राम इज क्लेवर, राम इज क्लेवर, ये आपका क्या है, पी स्टेटमेंट है। तो इसका निगेशन क्या होगा, तो इसका निगेशन मतलब निगेशन पी, सिंबल भी आप अच्छे से देख लो, निगेशन का सिंबल क्या है, इस तरह से। सो राम इज नॉट क्लेवर, अच्छे से देख लो क्या करना है, ओके ना। राम इज नॉट क्लेवर, तो राम इज क्लेवर ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन क्या होगा, राम इज नॉट क्लेवर। तो अच्छे से देखो, अगर ये टी होगा तो राम इज नॉट क्लेवर, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब हम क्या करते हैं निगेशन में, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन क्या आता है, फॉल्स आता है, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या आता है, ट्रू आता है। तो सिंपली निगेशन क्या करता है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट को चेंज करता है। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाना भी क्या है, सिंपल है। चलो कैसे आएगा इसका ट्रूथ टेबल, तो P होगा, तो निगेशन के लिए हमें दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट का निगेशन लेते हैं। सो P और दूसरा क्या होगा, यस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू होगा। म्हणजे दैट इज हम क्या बोलेंगे, इफ ट्रू देन फॉल्स एंड इफ फॉल्स देन ट्रू। तो हमें करना क्या है, ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है, यही हमारा क्या है, निगेशन का काम है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो जाती है, अच्छे से देखो। तो अगर राम इज क्लेवर हमारा स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन क्या होगा, राम इज नॉट क्लेवर, ऐसा होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नॉट क्लेवर का मीनिंग क्या है, डल, तो आप निगेशन पी ऐसा लिखते हो, राम इज डल, ओके ना। तो ये आपका निगेशन नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, अच्छे से देखो कि जब भी आप निगेशन ले रहे हो ना, तो निगेशन का जो वर्ड होता है, निगेटिव माइंड जो होता है, वो निगेटिव नेस जो होता है, चलो सिंपली बोले कि निगेटिव नेस ऑफ स्टेटमेंट जो होता है वो दिखना चाहिए, ओके ना। मतलब आपके निगेशन में क्या आना चाहिए, नॉट वर्ड जैसा आना चाहिए। तो आप राम इज क्लेवर को उसके निगेशन में क्या लिख सकते हो, राम इज नॉट क्लेवर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा कि राम इज डल, तो आप बोलेंगे नॉट क्लेवर का मीनिंग तो क्या है, डल है। तो ऐसा जो निगेशन है इसको आपको बिल्कुल भी सही नहीं दिया जाएगा, इसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर हमने पी स्टेटमेंट ले लिया, सीता इज ब्यूटीफुल, ओके ना, तो इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन पी में डेफिनेटली क्या आएगा, सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। तो इसकी जगह आप नॉट ब्यूटीफुल की जगह क्या करोगे, अगर अगली लिखोगे तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो आपका जो एडजेक्टिव है उसको उसका निगेशन नहीं डालना है, तो आपको पूरे स्टेटमेंट का निगेशन मेंशन होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, आप निगेशन लेते वक्त अच्छे से याद रखो। एक और बात, अगर आपको ऐसा निगेशन नहीं लेना है, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं क्यों ऐसा ही करूं, क्यों सर ने बताया ऐसा करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप आपकी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन जो भी करो वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो चलो, अगर किसी को ऐसा नहीं लिखना है कि सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं लिखना है, तो वो निगेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं, निगेशन पी, इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट क्या, सीता इज ब्यूटीफुल। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज फॉल्स दैट सीता इज ब्यूटीफुल, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आपका जो वर्ड है, जो स्टेटमेंट है वो ऐसे रहेगा, लेकिन उसके पहले आपने क्या डाला, इट इज फॉल्स दैट।
या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट सीता इज ब्यूटीफुल। ओके ना। तो इस तरह ऐसा भी लिखो, ऐसा भी लिखो, या फिर ऐसा लिखो, ये दोनों तीनों जो आपके जवाब है ये करेक्ट है, लेकिन आप ब्यूटीफुल का निगेशन अगर पुट करोगे तो ये नहीं चलेगा। ओके ना। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, निगेशन लिख सकते हो। तो चलो, अगर मैंने क्या लिया स्टेटमेंट में, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं आपके सभी कैटेगरीज को क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिया, पी, राम इज नॉट हैंडसम। चलो ले लिया मैंने, राम इज नॉट हैंडसम। अगर आप में कोई राम है तो प्लीज डोंट माइंड इट। राम इज नॉट हैंडसम, इसका मतलब क्या है, राम हैंडसम नहीं है, तो इसका निगेशन क्या आएगा। तो आप निगेशन में कैसे लिखोगे कि मास्टर जी ने बोला है कि क्या हमें क्या करना है, नॉट को उसका निगेटिव वर्ड नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, राम इज नॉट हैंडसम की जगह ये डाला फिर से नॉट हैंडसम। तो ऐसा आप निगेशन लिखोगे कि राम इज नॉट हैंडसम, आपको पता है सिर्फ नॉट डालना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो राम इज नॉट हैंडसम का निगेशन क्या है कि आप यहाँ पे जो अगर पहले से ही नॉट वर्ड है तो आपको उसे क्या करना है, निकालना है। तो राम इज हैंडसम, ये उसका क्या हो गया, निगेशन हो गया। तो अच्छे से देखो, अगर स्टेटमेंट में पहले से ही निगेशन है तो आपको सिर्फ उस निगेशन को हटाना है। मतलब राम इज नॉट क्लेवर ऐसा आपका स्टेटमेंट है, चलो ले लिया, राम इज नॉट क्लेवर, तो उसका निगेशन क्या होगा, राम इज क्लेवर। ओके ना। अगर आपका स्टेटमेंट राम इज क्लेवर है तो उसका निगेशन क्या होगा, राम इज नॉट क्लेवर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप जिस स्टेटमेंट का निगेशन ले रहे हो उसमें पहले से नॉट जैसा निगेटिव वर्ड है तो आपको उसको वहां से हटाना है। तो रिपीट नॉट इस तरह के वर्ड का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो निगेशन का आर्टिकल है वो भी क्लियर हो गया, वर्बल टू सिंबॉलिक, सिंबॉलिक टू वर्बल, इस तरह से मैंने आपको दोनों कन्वर्जन्स बताए। तो हमने अब तक क्या स्टडी किया ये आपको पता होना चाहिए। चलो देखो, लॉजिकल कनेक्टिव हमने स्टडी किया, उसमें कंजंक्शन स्टडी किया, उसका ट्रूथ टेबल का रूल आपको पता होना चाहिए। क्या है कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल का रूल, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फिर हमने डिसजंक्शन स्टडी किया, डिसजंक्शन का क्या रूल है ट्रूथ टेबल का, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट स्टडी किया, तो उसका रूल क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड चेंज होता है तो आपका ट्रूथ वैल्यूज भी चेंज होगी। और डबल लास्ट फोर्थ हमने देखा, डबल इंप्लीकेशन या फिर बाई कंडीशनल में आपने देखा, क्या देखा कि बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और लास्ट नेगेशन में हमने देखा अगर ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है। तो ये जो बेसिक चीजें आपको याद में रखनी होगी अच्छे से, इसकी जो थीम है, हिंट है, जो मैंने आपको लास्ट में स्टेटमेंट दिए उनको अच्छे से याद रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, ट्रूथ टेबल फाइंड कर सकते हो। आगे जाके हमें जो ट्रूथ टेबल्स प्रिपेयर करने हैं उनके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है कि ये जो बेसिक कंडीशंस मैंने बताई है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्या किया, वर्बल टू सिंबॉलिक कैसे एक्सप्रेस करना है एंड सिंबॉलिक टू वर्बल कैसे एक्सप्रेस करना है और उसके साथ ट्रूथ वैल्यूज कैसे असाइन करनी है ये भी स्टडी किया। तो जो तो देखो यहाँ पे राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, क्या करना है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, आपको दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है। तो चलो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, मैं आपको ये एग्जांपल है सभी के सभी सॉल्व करके दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 में बाकी के जो एग्जांपल्स आते हैं आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो चलो देखो यहाँ पे ये भी एक्सरसाइज के ही कुछ प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्या है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट किए हैं और से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल है, पी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, 4 इज ऑड। ओके, क्यू स्टेटमेंट क्या होगा आपका, 1 इज प्राइम। और दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट किए हैं और से। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, चलो यस इज इक्विवेलेंट टू पी और मतलब क्या, डिसजंक्शन,
क्यू, यहाँ गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ क्रिटिकल है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, मतलब यस की ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो कैसे करोगे, 4 इज ऑड, चलो 4 ऑड है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? इवन, तो पी की ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? यप आ गई, ओके ना, फॉल्स। 1 इज प्राइम, आपका 1 प्राइम है क्या? जी बिल्कुल 1 क्या है आपका, चलो 1 प्राइम है क्या? आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपका 1 प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका नॉलेज मैटर करता है, आपका प्राइम 1 प्राइम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया। सो 4 इज ऑड फॉल्स है, 1 इज प्राइम भी फॉल्स है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा? यप और यप। तो यहाँ पे डिसजंक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है डिसजंक्शन की कंडीशन? बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो यस की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स आने वाली है। तो चलो यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो यहाँ पे देखो 5 इज प्राइम नंबर एक स्टेटमेंट है एंड 7 डिवाइड्स 94 है दूसरा स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट किए हैं? एंड से। तो कैसे लिखोगे आप? पी से, क्या आएगा आपका? पी 5 इज प्राइम नंबर, ओके चलो आपका पी आ गया। फिर क्या आएगा आपका? क्यू आएगा। क्यू क्या आएगा? चलो 7 डिवाइड्स 94, चलो 5 प्राइम है जी बिल्कुल है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? टी। 7 डिवाइड्स 94, 7 94 को डिवाइड करता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी ट्रूथ वैल्यू आ गई यप। तो पहले आप क्या लिखोगे? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में ये क्या है आपका? पी, ये क्या है आपका? क्यू, और दोनों कनेक्ट किए एंड। एंड मतलब क्या? कंजंक्शन, इस तरह से। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? टी एंड यप। तो यहाँ पे एंड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या है कंजंक्शन की कंडीशन? बोथ आर ट्रू देन ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? फॉल्स आएगी। तो चलो यहाँ पे थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। क्या है थर्ड नंबर? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। तो ये आपका स्टेटमेंट है और इसके पहले क्या दिखा है? इट इज नॉट ट्रू दैट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पी लोगे यहाँ पे, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ये आपको क्या बोला है? रियल नंबर बोला है। तो इसके आगे क्या? इट इज नॉट ट्रू दैट। इट इज नॉट ट्रू मतलब क्या? निगेशन। तो यस क्या है आपका? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? यस इज इक्विवेलेंट टू, इसका निगेशन है, मतलब निगेशन का सिंबल आपका पता है, निगेशन ऑफ पी। तो चलो ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते। 5 माइनस 3i इज रियल नंबर, ओके ना। तो 5 माइनस 3i रियल नंबर है क्या? जी बिल्कुल नहीं। ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ आप देखो आई, तो इस टाइप का कोई भी नंबर, मतलब क्या? a प्लस बी आई, इस टाइप का कोई भी नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो निगेशन, p की वैल्यू क्या है? फॉल्स। सो निगेशन ऑफ फॉल्स आपको पता है क्या है? निगेशन की कंडीशन, अगर ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है। तो यस की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोर्ड के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है और आपको पता है ये चैप्टर 12 स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8 to 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, आप इसे मिस ना करें। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इफ 3 into 5 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। देन 3 + 5 इज इक्वल टू 15 ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। और दो स्टेटमेंट को कैसे कनेक्ट किया है? इफ देन से, ओके ना। तो हम पी क्या लेंगे? पी हमारा होगा 3 into 5 इज इक्वल टू 8। तो क्यू हमारा क्या होगा? 3 + 5 इज इक्वल टू 15। दोनों कनेक्ट कैसे किए? इफ पी देन क्यू, मतलब इम्प्लीकेशन। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्या आने वाला है? सिंबॉलिक फॉर्म। चलो देखो क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म? P एम्प्लाइज Q, ओके ना। अब क्या करते हैं हम? ट्रूथ वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 into 5 8 है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। 3 + 5 15 आते हैं क्या? जी नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, फॉल्स एम्प्लाइज फॉल्स। तो आपको कंडीशन पता है क्या है कंडीशन? इफ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। इंप्लीकेशन की कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है तो सेकेंड देखने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा? ट्रू आएगा।
ओके, तो चलो 5th नंबर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। चलो देखो यहाँ पे मिल्क इज व्हाइट ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्काई इज ब्लू ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ। तो आपको पता होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ किसके लिए यूज करते हैं, बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन के लिए। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लेंगे यहाँ पे, मिल्क इज व्हाइट। ओके, तो क्यू क्या लेंगे, क्यू हम लेंगे स्काई इज ब्लू। ओके चलो लिया, फिर हम क्या लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या आएगा बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म, यस इज इक्विवेलेंट टू मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या, डबल इंप्लाइज। इसके पहले क्या है पी, इसके बाद में क्या है क्यू। ओके ना, तो ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको क्या फाइंड करनी है, ट्रूथ वैल्यू। तो मिल्क व्हाइट होता है क्या, जी ये क्या हो गया ट्रू। स्काई ब्लू होता है क्या, जी ये क्या हो गया ट्रू। तो फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे टी डबल एम्प्लाइज टी, टी टी क्या हो गया फॉल्स, सॉरी बोथ आर सेम। डबल एम्प्लाइज की कंडीशन क्या होती है, बोथ आर सेम देन ट्रू, दोनों सेम है मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लास्ट नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, मैं आपको ओरली बताता हूँ। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ओके ना, ये आपका हो गया पी। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये आपका हो गया क्यू। तो दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट किससे किए, एंड से। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी एंड क्यू। तो अब इसकी क्या करनी है आपको, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, आपको चेक करना है, या वैल्यू पुट करनी है और आउटपुट निकालना है। तो इसका आपका जीके होगा, तो आप ये कर सकते हो। ओके ना, तो ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।